Yes, I welcome you all in SM classes, and today I'm going to deal a very important and challenging lesson of NCERT book of class 10, Footprint Without Feet, and the lesson name is The Making of a Scientist by Robert W. Peterson. ये कहानी है एक बच्चे की, इसका नाम है रिचर्ड एच एफ राइट, और इसको मैंने सुविधा के लिए 6 पार्ट में बांट लिया है। बिना ज्यादा देर किए मैं सीधे स्टार्ट करता हूँ यहाँ पर अर्ली चाइल्डहुड रिचर्ड एच एफ राइट का साइंटिस्ट कैसे बना ये। तो 22 साल का एक लड़का जिसका आर्टिकल छपता है एक इंटरनेशनल मैगजीन में, और यहां से उसके इंटरनेशनल फेम की स्टार्ट होती है। आर्टिकल किसके बारे में? सेल्स के बारे में ही। सेल्स जो कोशिकाएं जिन्हें कहते हैं, आप लोग बारे में पढ़ते हैं इसके बारे में। और उसका एक आर्टिकल छपा, इस बुक का नाम था प्रोसीडिंग्स ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। और ये एक ऐसा इंटरनेशनल अचीवमेंट था जो जैसे आप मान सकते हैं सचिन तेंदुलकर का 15-16 साल की उम्र में इंटरनेशनल मैचेस खेलना, वैसा एक धमाका था ये रिचर्ड एच एफ राइट। ये बच्चा था बिकॉज ही वाज द ओनली चाइल्ड, क्योंकि ओनली चाइल्ड था ये, सो ही कुड नॉट प्ले बेसबॉल और फुटबॉल। तो क्या कर सकता था? ही कुड कलेक्ट थिंग्स, और इसने कलेक्ट करना शुरू करा। ये रॉक माउंटेन्स का जो मेटेरियल होता था वो कलेक्ट करता था। ये बटरफ्लाइज कलेक्ट करना स्टार्ट किया इसने, और बटरफ्लाई कलेक्ट करते करते क्या साइंटिस्ट बना, इस कहानी को हम देखेंगे यहाँ पर। सो इसकी जो मदर थी, his mother always cooperated him, contributed him with him। कैसे करती थी इसको माउंटेन्स के इक्विपमेंट्स थे, इसके कैमरास थे, माइक्रोस्कोप है, टेलीस्कोप है, whatever equipments were needed for him to make his research, वो ला करके देती। बच्चे भी लेकर के आती, क्योंकि अकेला चाइल्ड था तो कभी फील नहीं करने दिया। और कहती हैं कि he all her attention were fixed on Richard आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर की डेथ के बाद सारा उनकी लाइफ का इनकी द मकसद एंड द ओनली मोटिव ऑफ द लाइफ वाज रिचर्ड। और ये क्या करती थी? रिचर्ड के साथ शी स्पेंड टाइम, दोनों एवरी डे, ऑलमोस्ट एवरी डे। ये शाम को डाइनिंग टेबल पे बैठ जाते थे, एंड शी प्रोवाइडेड मटेरियल टू रिचर्ड टू रीड। और लर्निंग करना, रीड करना इसको बड़ा अच्छा लगता था। ये अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ पढ़ता था, और यहीं से इसकी जो विल थी, जो इसकी रीडिंग पावर थी, लर्निंग स्टार्ट हुई यहाँ से इसका। और क्योंकि इसको कलेक्ट करने का शौक था, तो अपने सेकंड ग्रेड में जब ये वाज इन सेकंड ग्रेड, तो ऑल 25 किस्म की जो बटरफ्लाइज थी ये कलेक्ट कर चुका था। और सारी बटरफ्लाइज जो रीडिंग पेनिसिल्वेनिया जहां रहने वाला था, वहां इतनी ही तरह की बटरफ्लाइज थी। रीडिंग पेनिसिल्वेनिया जगह है। अंत हो गया होता है इसका बटरफ्लाइज का इंटरेस्ट का, अगर ये वाली बुक इसके साथ ना आई होती। इसकी मदर ने इसको सेकंड ग्रेड में जब ये था, ये बुक लेकर आई। इसका नाम है द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क टेक। यहां से इसकी लाइफ बदली, टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इस बुक में रीडर्स से कहा गया था, द रीडर्स वर आस्क्ड टू टेक बटरफ्लाइज बिकॉज द राइटर ऑफ दिस बुक वांटेड टू मॉनिटर कि इनका जो माइग्रेशन हो रहा है, मोनार्क जो बटरफ्लाइज है कहां तक हो रहा है। अब ये कहां से बटरफ्लाई लगाए, पकड़े, क्या करे? तो उसने क्या करा, इसने अपने बेसमेंट में घर के बटरफ्लाइज को उगा लिया। और बटरफ्लाइज का जो लाइफ साइकिल होता है वो एग से कैटरपिलर, देन प्यूपा, और देन प्यूपा से बटरफ्लाई, एडल्ट बटरफ्लाई बन जाती है ये। ठीक है, एडल्ट बटरफ्लाई शॉर्ट में बटरफ्लाई बन जाती है। इसने उसको वहां पर ग्रो किया, रेस किया। और लेकिन ये बड़ा जल्दी इट वाज अ टीडियस जॉब, एंड ही फाउंड हिमसेल्फ एग्जॉस्टेड। पाया इसने आपको, क्यों? क्योंकि सिर्फ जो उसने टैग लगा करके, एडहेसिव लगा करके जिन बटरफ्लाइज को छोड़ा था, इसमें से 2 ही रिकैप्चर हुई, और वो भी 75 माइल्स की दूरी पर। किसको कुछ ज्यादा इसमें कुछ समझ नहीं आया, इसको मजा नहीं आया। लेकिन फायदा क्या हुआ इससे? फायदा ये हुआ they came into contact of a brilliant रिसर्च फेलो, और उसका नाम था फ्रेडरिक ए उरखट। और अब इसकी जिंदगी बदलने वाली थी इनके संपर्क में आने से। फ्रेडरिक ए उरखट के संपर्क में आने से इनकी लाइफ बदलने वाली थी। क्या हुआ? जब ये 7th ग्रेड में आया, since when he was in 7th grade, then he participated, इसने पार्टिसिपेट किया एक साइंस फेयर में, काउंटी साइंस फेयर में पार्टिसिपेट किया। और वहां पे इसने क्या किया? व्हाट डिड ही डू देयर? इसने फ्रॉग के टिश्यूज को माइक्रोस्कोप में दिखाया। इसमें स्लाइड पर दिखाया, स्लाइड लगा करके माइक्रोस्कोप में दिखाया, एंड ही कुडंट विन एनी प्राइज।
वहां पे इसको रियलाइजेशन हुआ, दिस वाज अ ग्रेट रियलाइजेशन फॉर हिम, कि किन लोगों को प्राइज मिला, उन लोगों को प्राइज मिले जिन लोगों ने कोई रियल एक्सपेरिमेंट किया था, सिंपली मेकिंग अ मॉडल और शोइंग अ टिश्यू इन द माइक्रोस्कोप कुड नॉट विन अ प्राइज। इसको बात समझ में आ गई। अब इसके क्या हुआ, इसका लाइफ चेंज, क्योंकि बिकॉज ही हैड कॉम्पिटिटिव स्पिरिट थी इसके अंदर, अपने को समझने की क्षमता थी इसको। इसने क्या किया, जब ये 8th ग्रेड में आया, इसने फिर काउंटी साइंस फेयर में पार्ट किया, और अब इसने जो पार्ट लिया वो क्या था, इसने एक थ्योरी पर वर्क किया, एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया। क्या था कि जो मोनार्क प्यूपा है, मोनार्क प्यूपा जब कैटरपिलर के स्टेज पर होते थे तो वो वायरल डिजीज होती थी और उससे मर जाया करते थे। इसने ये माना कि ये बीटल्स की वजह से होता है, कि जो कैटरपिलर्स है ना मोनार्क, किसकी वजह से मर रहे हैं, ये एक बीटल्स, एक कीड़ा होता है, इसकी वजह से मर रहे हैं। तो इसने मोनार्क कैटरपिलर्स को के साथ बीटल्स को रेस किया, दो ही couldn't prove his theory that the viral disease was being created by beetles, और इसलिए वो खत्म हो जा रहे हैं, बटरफ्लाई नहीं बन पा रहे हैं, ये साबित नहीं कर पाया, लेकिन इसको प्राइज मिला कि वॉन द प्राइज, और यहां से इसके प्राइज विनिंग परफॉर्मेंस स्टार्ट हो गई। अब ये इसके बाद जो अब ये अगला जो इसने एक्सपेरिमेंट किया, बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट था। क्या एक्सपेरिमेंट किया नेक्स्ट क्लास में, अपनी नेक्स्ट क्लास में से देखा कि जो वायसरॉय प्यूपा है, वायसरॉय जो बटरफ्लाईज हैं वो किसे कॉपी करती हैं, वो मोनार्क बटरफ्लाईज को कॉपी करती हैं। किससे कॉपी करती हैं, मोनार्क को। कैसे कॉपी करती हैं मोनार्क बटरफ्लाईज को, ऐसे कॉपी करती हैं कि ताकि वो बर्ड के डिनर बचने से बच जाएं, क्योंकि ये देखा गया कि जो बर्ड्स हैं वो मोनार्क को नहीं खाते, मोनार्क बटरफ्लाईज को नहीं खाते हैं। अब इसने इस एक्सपेरिमेंट पे वर्क किया, और सारे बर्ड्स नहीं, मोनार्क को जो स्टारलिंग एक बर्ड होती है वो जरूर खाती है इसको, अदरवाइज नहीं खाते। और बाद में इसने देखा कि बाकी थ्योरी में भी लोगों ने ये साबित करने की कोशिश करी, और ये सही साबित हुई बात कि जो वायसरॉय बटरफ्लाईज हैं वो मोनार्क बटरफ्लाईज को कॉपी करती हैं, और उस बाद काउंटी साइंस फेयर में अपनी जूलॉजी कैटेगरी में इसको फर्स्ट प्राइज मिला, ही गॉट द फर्स्ट प्राइज। इस तरह से इसकी प्राइज विनिंग परफॉर्मेंस स्टार्ट हो गई। अब ये जूनियर जब हाई स्कूल में आया, देन ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन इंसेक्ट हार्मोन पे काम करना शुरू किया इसने। अब इसने ये देखा, ऐसे पाया कि जो मोनार्क प्यूपा है उसके 12 गोल्ड स्पॉट्स हैं उसकी बॉडी पर, जो होते हैं ना रंग बिरंगे निशान होते हैं। सो इसने, लेकिन ये मानता था कि देयर आर मेनी पीपल कंसीडर्ड कि सिंपल ऑर्नामेंटल है, किस खूबसूरत दिखाने के लिए है इसको, पर ये ऐसा नहीं मानता था। एडविन फ्रेडरिक ए उर्खर्ट, जो इसके रिसर्च जिन्होंने बुक लिखी थी मोनार्क 10, इनसे इनकी जान पहचान हो गई थी, ये भी ऐसा नहीं मानते थे। उसने काम करना शुरू करा, स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट, और इसने वर्क किया इसने, और इसने अब इसको जब इस वाले वर्क किया इस पर, तो इसको जो प्राइज मिला, फर्स्ट प्राइज मिला इसको, और इसको इंजीनियरिंग फेयर में, इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में इसको वहां पर जूलॉजी कैटेगरी में इसको वहां प्राइज मिला, ही गॉट अ प्राइज, थर्ड प्राइज वहां मिला। और इसका जो वॉल्टर रीड जो लेबोरेटरी थी, आर्मी की लेबोरेटरी थी, वहां से काम करने का मौका मिला, सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में काम किया इसने। इस थ्योरी पर ही वर्क करता रहा, ही केप्ट ऑन वर्किंग ऑन दिस थ्योरी। और इसने क्या किया, इसने इसके मोनार्क जो बटरफ्लाई के विंग से इसने क्या किया, इसको सेल्स लेकर के और इसने उसको कल्चर किया, और ये देखा कि जब वो हार्मोन, वो वाले हार्मोन जो गोल्ड स्पॉट वाले हार्मोन उसको फीड कराया जा रहा है, तो वो फुल बटर स्काई में बढ़ रही है। इसका मतलब क्या था कि जो हार्मोन्स थे, जो 12 गोल्ड स्पॉट्स थे, दे वर एक्चुअली हार्मोन्स। और इसको फिर प्राइज मिला, ही गॉट द फर्स्ट प्राइज। इस बार फर्स्ट प्राइज मिला उसको इंटरनेशनल लेवल पर, और उसकी जो ये जो थ्योरी थी ये आगे बढ़नी शुरू की, राइट। तो इसे ही प्रूव किया कि ये हार्मोन है, एंड इससे जो बटरफ्लाई जो है वो रेज होती है, बढ़ती है। After this, and then he वो यूनिवर्सिटी में आ गया, now he came to the university, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में आ गया, और यहाँ पर उसने क्या किया कि एक दिन when he was seeing the X-ray photo of the chemical structure of the hormone को जब पढ़ रहा था, तो इससे वो चीज दिखाई दी जिसको एक बहुत बड़ा एक आविष्कार था, एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। And he did not cry यूरेका, या मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया, कुछ चिल्लाया नहीं इसने क्या करा, इसने बैठ करके, और थ्योरी क्या थी बेसिकली, क्या समझ में आया था, तो समझ में आया था कि जो सेल्स हैं, बेसिकली सेल्स क्या हैं, वो ब्लूप्रिंट हैं, सेल्स आर ब्लूप्रिंट ऑफ डीएनए, सेल्स एज ब्लूप्रिंट ऑफ डीएनए, ये इनको समझ में आया था।
राइट, ये समझ में आया आपको। सो अब डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड आप जानते हो, और इसने ये माना इस वाली बात को, और बाद में ये साबित भी कर लिया इसने कि जो डीएनए है वो बेसिकली डीएनए से हम किसी भी स्ट्रक्चर को पढ़ सकते हैं, हम समझ सकते हैं किसी भी स्ट्रक्चर को। और आपको पता ही है कि किस तरह से जो डीएनए के माध्यम से जो हेरिडिटी का पता चलता है कि हेरिडिटी है किसका, किससे जो है लिंक है ना, डीएनए बेस होता है, डीएनए पर बहुत सारी रिसर्च होती है, डीएनए के माध्यम से पता लगता है कि किसके संतान कौन संतान है, और डीएनए के माध्यम से पता लगता है कई बार बॉडीज का पता लगता है डीएनए। सो डीएनए वाला इसने ये खोज करी यहाँ पर, और आगे चल करके ये खोज इसकी इतनी जबरदस्त साबित हुई कि ये अब जो है ये जैसे हमने कही थी कि कैंसर की उसमें, क्योंकि सेल्स जो है, कैंसर की जो बीमारी है वो भी सेल्स की ही अनियंत्रित वृद्धि है, अनकंट्रोलेबल वृद्धि है, तो इससे कैंसर में भी, के इलाज में भी और कैंसर में भी बहुत मदद मिलेगी। तो एक बच्चा जिसने बटरफ्लाइज को इकट्ठा करना शुरू किया था, कैसे बढ़ते बढ़ते वो मानवता की सेवा में इतना बड़ा काम कर पाया। अब इसके बाद पढ़ाई इसकी चलती रही, और ही वॉज वेरी गुड इन स्टडीज। जब ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में था अपने ग्रेजुएशन में, तो 1510 बच्चों में सेकंड पोजीशन लेकर के आया, वो स्टडीज में बड़ा अच्छा था, and he was very good in studies। और इसके एक सोशल साइंस के टीचर रिचर्ड ए वेहरर बताते हैं इसके बारे में कि अदर देन हिज वर्क ऑन द बटरफ्लाइज ऑन द थ्योरी ऑफ सेल्स, हार्मोन के अलावा ये डिबेटर भी बहुत अच्छा था, he was very good debater, he was a very good cameraman, he was very good photographer। और सबसे बड़ी बात है इसके टीचर ये दो क्लब डील करते थे, एक तो एम्यून वाले जो क्लब होते हैं, है ना, एम्यून क्लब, यूनाइटेड नेशंस क्लब, और जो उसका डिबेटिंग क्लब, ये दोनों देखा करते थे, और दोनों में ये बड़ा अच्छा करता था। एंड वेहरर कहते हैं कि व्हाट ही लाइक दैट ही स्पेंट इन द रिसर्च ऑफ द डिबेट्स, 3-4 घंटे लगाता था अपने बाकी जो उसकी ये साइंटिफिक थ्योरी चलती थी उसके अलावा। ये भी कहता है, इस वाली बात को स्वीकार करता है रिचर्ड, कि जिसके टीचर थे, नाम भी रिचर्ड था, रिचर्ड ए वेहरर, उनके रूप में ही फाउंड अ वेरी गुड गाइड who guided him and he told him the new innovative ideas को देते थे। सो रिचर्ड की जो कहानी है, बच्चे की कहानी, जो बड़ा होकर साइंटिस्ट बना, इसमें 3 चीजें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट कि साइंटिस्ट बनने के लिए क्या क्या चीज जरूरी होती है। साइंटिस्ट बनने के लिए जरूरी होती है एक तो फर्स्ट रेट माइंड, दूसरा क्यूरियोसिटी जिसमें जबरदस्त थी, और तीसरा विल टू विन बट नॉट फॉर द सेक ऑफ विनिंग। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, विनिंग के लिए नहीं, किसके लिए, बिकॉज ही वॉज द बेस्ट एंड दैट्स व्हाई ही वुड विन। दिस वॉज द विल इन हिम, जिसने उसको गाइड किया और जिसको उसने साइंटिस्ट बनने में मदद की। तो इसमें जो मेन क्वेश्चन है, मतलब जो मेन क्वेश्चन वो ये बनता है कि साइंटिस्ट बनने के लिए क्या चीज चाहिए। साइंटिस्ट बनने के लिए फर्स्ट रेट माइंड, क्यूरियोसिटी चाहिए, ड्राइविंग क्यूरियोसिटी व्हिच ही हैड, and the will to win and that for the right reason। तो टीचर भी यही कहते हैं, रिचर्ड वेहरर यही कहते हैं, रिचर्ड वेहरर, कि he did not want to win for the winning sake, he wanted to win because he was the best, और उसी के लिए वो लगातार लगा रहता था, अपने काम करता रहता था, and that's why मानवता की सेवा के लिए एक बड़ा साइंटिस्ट मिला जिसने सेल्स की थ्योरी पर वर्क किया। बटरफ्लाई से स्टार्ट हुआ था कैरियर, एंड दिस इज द स्टोरी, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आपको बहुत आसान तरीके से अब ये लेसन समझ में आ जाएगा, आ गया होगा।